हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो पिछले लेक्चर जो सीरीज चल रही है हम लोगों की ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की, उसको मैं आज कंटिन्यू करूँगा। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने दो रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी, वो थी एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। आज जो है हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ जाएंगे, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास में एक ग्रुप आएगा और दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यूजुअली होने क्या वाला है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा और सिग्मा बॉन्ड पे ही क्या करेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा टू सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन है, बट जस्ट होने क्या वाला है कि एक ग्रुप आपका दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, यहाँ पे आपके पास में CH3L ले लिया मैंने। L कोई भी आपका एक लिविंग ग्रुप है, L आपका कोई भी एक लिविंग ग्रुप है और इस पर कोई अगर आपका कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज आ रही है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में, मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो एक कोई भी एक ऐसी स्पीशीज आ रही है जो इसको क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर अटैक करेगा और यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है। तो होने क्या वाला है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा और जो न्यूक्लियोफाइल आया है, जो अटैकिंग ग्रुप है, वो इसकी जगह ले लेगा। तो जो ये जगह ले रहा है यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले भी आपके पास में सिग्मा बॉन्ड था और सब्स्टिट्यूट होने के बाद में भी आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसमें आपका सिग्मा टू सिग्मा का चेंज आता है, ठीक है। तो होने क्या वाला है, यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है ये इस लिविंग ग्रुप को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरी जिसकी जगह पे ले रहा है, मतलब जहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कॉज कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नाउ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होती है, फ्री रेडिकल भी होता है आपका। तो ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले जो लेक्चर सीरीज चलेगी इसमें पूरा डिस्कस करते हुए चलेंगे। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। A fourth type of reaction is rearrangement reaction. ठीक है, तो नाम से ही यहाँ पे आप लोगों को पता चला है कि रीअरेंजमेंट लिखा है मैंने। तो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि विद इन द मॉलिक्यूलर सिस्टम आपका क्या आने वाला है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। तो विद इन द मॉलिक्यूलर सिस्टम आपका चेंज आने वाला है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक ऑक्साइम सिस्टम है, दिस इज योर ऑक्साइम सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ET ग्रुप ले लिया, Me का मतलब बच्चों मिथाइल है यहाँ पे, और ET का मतलब आपका इथाइल है। अगर मैं क्या करता हूँ, एसिडिक कंडीशन में इस रिएक्शन को हीट करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होती है विद इन द इंटरमॉलिक्युलरली चेंज आता है, विद इन द मॉलिक्यूल आपका पूरा का पूरा चेंज आएगा। और जो यूजुअल रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं आपकी, ये यूजुअली आपका टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एक काम करते हैं, हाँ, आपके पास में ऑक्साइम ग्रुप है, तो इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा आपका C4H9
NO है। अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, C4H9NO है। और इसी सिस्टम में आपका क्या होने वाला है, पूरा का पूरा एक रीअरेंजमेंट होने वाला है और ये फॉर्म करेगा, ये ऑक्साइम ग्रुप है आपका, ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो दिस इज योर ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप और ये ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप जो आपका अमाइड में कन्वर्ट होगा आगे चल के। ठीक है, तो ये ग्रुप जो आपका ऑक्साइम से किस में कन्वर्ट हुआ है, आपका अमाइड में। और ये जो सिस्टम है, ये जो रीअरेंजमेंट है, ये रीअरेंजमेंट आपका विद इन द सिस्टम हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपका विद इन द मॉलिक्यूलर सिस्टम फंक्शनल ग्रुप आपके इंटर कन्वर्ट होंगे। अब ऐसा नहीं कि जरूरी सिर्फ ये एग्जाम्पल है टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें बहुत सारी आती हैं आपकी, आगे चल के हम देखेंगे जैसे फ्राइज रीअरेंजमेंट हो गया और भी हैं, एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्जन जो है। तो ये तो था हम लोगों का वो पार्ट जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो एक बार मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ कि हमने 4 टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस किए हैं। एक डिस्कस किया हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन, एक डिस्कस किया हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, एक डिस्कस किया हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक हमने डिस्कस किया रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन के जैसे कि हमने बताया था कि रिएक्शन 2 पाथवे से जा सकती है, आइदर वो आपका एक सिंगल स्टेप हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स पाथवे हो सकता है। तो वो इन रिएक्शंस के अंदर में आपका चलेगा पाथवे कि वो ये जो रिएक्शंस हो रही है कौन सा पाथवे आपका फॉलो करेंगे। नाउ हमारे पास में जो अगला टॉपिक है दैट इज योर अटैकिंग रिएजेंट्स, है ना, जो है आपके पास में अटैकिंग स्पीशीज, ठीक है, अटैकिंग स्पीशीज। तो जो यूजुअली आपके पास में अटैकिंग स्पीशीज हैं, अटैकिंग स्पीशीज आपके पास में 3 डिस्कस करेंगे हम लोग। एक होता है आपके पास में न्यूक्लियोफाइल्स, एक है आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड वन इज योर फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जो ये स्पीशीज हैं इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जनरेट कैसे होती हैं। ये आपके रिएजेंट जो हम यूज़ कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे आपका रिएजेंट अटैक करेगा, तो ये एक रिएजेंट का रोल प्ले करते हैं एक तरीके से, ठीक है। रिएजेंट आपका इस तरीके से एक्टिविटी इनिशिएट करवाएगा रिएक्शन के अंदर। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है। तो जो पहली स्पीशीज है दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीशीज होती है, दिस इज बेसिकली योर न्यूक्लियस लविंग, है ना, न्यूक्लियस लविंग। अब हम इसको न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली ये 2 टर्म से मिलकर बना है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस जो होता है आपका वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस इज योर पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये उस सेंटर पे अटैक करेंगी जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होगी कि ये किस पर अटैक करती है, अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स, ठीक है। इनका जो अटैक होने वाला है वो किस में होने वाला है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे होने वाला है, ठीक है। तो यूजुअली आपके पास में कौन सी स्पीशीज जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो वो हर एक स्पीशीज जो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ठीक है। जो कैसी होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी। जब इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो क्या कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक कर पा रही है। तो कोई भी स्पीशीज जो आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी स्पीशीज होती है, जिनका यूजुअली ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यूजुअली जो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, यूजुअली इनके पास में क्या होगा, देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। हाँ, एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट दे मस्ट पोजेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यूजुअली इनके पास ऑक्टेट इनका कंप्लीट होगा बट मस्ट पोजेस
बट मस्ट possess नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिनको हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इनके पास में क्या होना चाहिए आपका, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन को देखें तो यूजुअली हमने दो क्लासेस में इनको पढ़ते हैं। एक होते हैं आपके चार्ज्ड, एक होंगे चार्ज्ड और एक होंगे आपके पास में न्यूट्रल। एक तो होंगे आपके पास में चार्ज्ड और एक कैसे होंगे आपके पास में न्यूट्रल, ठीक है। तो जो चार्ज स्पीसीज होगा यूजुअली कैसे होंगे, ये आपके नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीसीज कैसी होंगी आपके, न्यूट्रल स्पीसीज जो होती हैं आपकी ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट मस्ट possess लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो चार्ज में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी अब अगर हम लोग इसमें बात करें तो जैसे कि क्या होता है, जैसे आपका OH कार्बन आयन हो गया है ना, कार्बन आयन की बात करें अगर हम लोग तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जैसे OH माइनस हो गया, ठीक है, SH माइनस हो गया, ठीक है, उस तरीके से NH2 माइनस हो गया, कार्बोक्सिलेट ग्रुप का हो गया, RC डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी स्पीसीज आप देख रहे हो ये सब आपका नेगेटिव चार्ज प्रोसेस कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज प्रोसेस करने की वजह से सब में ऑक्टेट कंप्लीट है। ये किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रल में जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हर एक स्पीसीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर पोजेस कर रहा है वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया H2O, ईथर, ठीक है, थायोल, अपार्ट फ्रॉम दैट अमोनियम, ठीक है। तो ये जितने भी स्पीशीज हैं आपके ये सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं आपका, ये सारे के सारे आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इसमें एक और एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो जो कि हम लोग कॉमनली यूज़ करेंगे हेलोल्केन हेलोरिन में, हलाइड आयंस का, है ना। तो हलाइड आयन भी आपका किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। यानी फ्लोराइड, यूजुअली फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें भी हम लोग ज़्यादातर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को ही प्रीफर करते हैं। तो एक बात और है न्यूक्लियोफाइल को लेकर के, ये लुईस बेस की तरह भी एक्ट करते हैं ना। लुईस बेस यानी वो स्पीसीज जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इनके पास में एक प्रॉपर्टी होती है लुईस बेस की तरह बिहेव करने की। तो ये जो आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है ये आपका लुईस बेस प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करते हैं। अब कुछ अनयूजुअल न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज भी होती हैं, हालांकि उनके पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी किसकी तरह बिहेव करती हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कुछ स्पीशीज होती हैं जो जैसे पाई डोनर स्पीशीज है, पाई डोनर स्पीशीज। तो जो पाई डोनर स्पीशीज होती हैं दीज आर ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दीज आर ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो इनमें अगर हम लोग बात करें जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन आपका किसी तरह बिहेव करती है। ये बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। एल्कीन सिस्टम हो गया, एल्कीन सिस्टम भी आपका किसकी तरह बिहेव करता है, आपका एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जैसे बहुत फेमस रिएक्शन भी है आपका, इसमें क्या होता है, एल्कीन है, एल्कीन को हम लोग Br2 से अटैक करा दें तो इसके पहले स्टेप में जो है आपके पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करते हैं, आपके पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो आपका एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है ना। तो ये रिएक्शन हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। बट याद रखना, बट रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास में जो यहाँ पे स्पीशीज़ है ये पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव
कर रही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिग्मा डोनर भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं आपके, है ना। सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं आपके? तो जो सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये आपके यूजुअली क्या हैं? ये आपके ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स हैं। ये आपके ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स होते हैं। ये जनरली कैसे होते हैं? आपके ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग कार्बन मेटल बॉन्ड जिन पर होता है, जिन पर आपका कार्बन मेटल बॉन्ड होता है उनको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट बोलते हैं। और इनमें से एक बहुत कॉमनली हम लोग क्लास 12 में यूज़ करते हैं और उससे मोस्ट ऑफ द टाइम हर कंपटीशन में वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वन ऑफ द कॉमन रिएजेंट विच इज यूज्ड इन विच सिग्मा डोनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दैट इज योर RMgx, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करता है आपका? ये RMgx है। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है आपको कार्बन मेटल बॉन्ड, तो ये कार्बन मेटल बॉन्ड आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जो यहाँ पे डोनेशन हो रहा है आपका दैट इज फ्रॉम द, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है इस स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो एडिशन हुआ है यहाँ पे आपके पास में जो ग्रुप आया है दैट इज योर R। तो यहाँ पे जो डोनेशन हुआ है वो डोनेशन किसके थ्रू है आपका? दैट द डोनेशन इज थ्रू कार्बन मेटल बॉन्ड विच इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल एयर। तो याद रखना कार्बन मेटल बॉन्ड इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल एयर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने कितने टाइप के आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो इनको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, मतलब इनका यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्शंस में इनका यूज़ होता है, किस तरीके से ये एज अ रिएजेंट बिहेव करेंगे। ये हम लोग आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे इसको। नाउ अगली जो स्पीशीज़ है हम लोगों के पास में दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या है यहाँ पे? लविंग। तो जो मेरी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज माई इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है, जो कि कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की, तभी तो इलेक्ट्रॉन लविंग है। वो ये स्पीशीज उस तरफ जाएगी जहाँ पर क्या मिलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये स्पीशीज जो आपके पास में हम देखेंगे कि किस किस तरीके के स्पीशीज आपके इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करते हैं। तो देखो ना, पहला है जो पहला क्लासिफिकेशन है मेरे पास दैट इज माई चार्ज स्पीशीज, है ना। तो जो चार्ज स्पीशीज है, चार्ज स्पीशीज में अगर हम लोग बात करें तो इनकी हाई एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास में हो गया H+, है ना, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पे आपके एक भी इलेक्ट्रॉन ही अभी, है ना। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ये आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। हेलाइड आयंस हो गए आपके, है ना। हेलाइड में हेलोनियम आयंस जितने भी आपके, क्लोरोनियम आयन हो गए यूजुअली आपके, और ब्रोमोनियम आयन हो गए यूजुअली, ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। उसी तरीके से आपका कार्बोकेटायन हो गया, है ना। कार्बोकेटायन बहुत फेमस स्पीशीज़ है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, अपने वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। एसाइलियम आयन हो गया, ठीक है, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है आपका? ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसी तरीके से आपका NO2+ हो गया। तो
जितनी भी ये स्पीशीज़ हैं सारी की सारी किसकी तरह बिहेव करती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करती हैं। और कैसी होती हैं आपका ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती हैं और ये चार्ज है सारी की सारी। नेक्स्ट जो आती है आपके पास में न्यूट्रल स्पीशीज आती है। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन बीइंग वो उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से उनके पास में किस तरीके का कैरेक्टर आता है, उनके पास में आपका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो स्पीशीज न्यूट्रल कौन सी के जो न्यूट्रल स्पीशीज को इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बिहेवियर शो करेंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो वेकेंट ऑर्बिटल्स बियर करती हैं वो स्पीशीज आपकी क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी स्पीशीज आपका जो न्यूट्रल स्पीशीज है वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द स्पीशीज जो इसके अंदर में है, तो जो पहली स्पीशीज है इसके अंदर में जिनके पास क्या होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल है ना। तो जो वेकेंट पी ऑर्बिटल पोजेस करने वाली स्पीशीज होती हैं वो किसकी तरह बिहेव कर सकती हैं, वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की तरह बिहेव कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल BH3 है ना, BF3 हो गया, BH3 हो गया है ना, BBr3 हो गया, AlCl3 हो गया आपका है ना। ऑल दी स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट पी ऑर्बिटल। जैसा कि हमें पता है कि ग्रुप 13 का है बोरोन, तो बोरोन के पास में जो है वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, और इसी वेकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पॉजेस करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनको हम लोग एक और नाम बोल देते हैं हाइपोवेलेंट स्पीशीज भी है ये। हाइपोवेलेंट का मतलब क्या है, हाइपोवेलेंट का मतलब ये है कि इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर हम देखें इस स्पीशीज में यूजुअली जैसे BH3 है, तो BH3 के पास क्या है, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास में, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से इनका जो कैरेक्टर है कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। ठीक है, तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग इन ऑर्बिट के अंदर में, इसकी ज्योमेट्री होगी, फिर किस तरीके से कन्वर्जन होता है इसका। नाउ अनदर स्पीशीज जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल में जैसे कि हम लोग देख लेते हैं FeCl3 हो गया है ना, FeCl3 हो गया। FeCl3 में भी आपके पास में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से कि कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, ZnCl2 हो गया, ठीक है, ZnCl2 हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका PCl3 हो गया। PCl3 भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। अब इसमें हाँ एक बात ध्यान रखना, इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी शो करता है, बट इस पे इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना। क्योंकि थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड में आपके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है फॉस्फोरस के पास में, जिसकी वजह से किसी तरह बिहेव कर सकता है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास में, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ द दैट बिहेवियर इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्पीशीज को जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज कौन सी होती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच possess octet of electron and behave as a electrophile। चलो, नाउ कुछ अनयूजुअल स्पीशीज भी होती हैं जो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, जिनपे क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई ऑर्बिटल। ठीक है, तो पाई ऑर्बिटल के प्रेजेंट होने की वजह से भी ये स्पीशीज किसकी तरह बिहेव कर सकती हैं, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल सिस्टम,
ठीक है। कार्बोनाइल सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोनाइल सिस्टम के अंदर में अगर हम लोग कार्बोनिल देखें तो कार्बोनाइल में यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है डेल्टा नेगेटिव है। तो अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पाई सिस्टम पे, इसके पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है इसके पास में, दैट ये पोलैरिटी तो है ही बॉन्ड में, लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए जा रहे हैं इसके पाई ऑर्बिटल में डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके अंदर में कैरेक्टर जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो जनरेट हो रहा है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। तो पाई बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे पाई ऑर्बिटल होगा और वो इस पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट करवाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ड्यू टू पाई ऑर्बिटल्स। और पाई में भी कौन सा ऑर्बिटल होता है इसमें, पाई स्टार ऑर्बिटल। ठीक है, पाई स्टार ऑर्बिटल होने की वजह से आपका ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। तो ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ है जिसके केस जो हम लोग देखते हैं जिनमें आपका पाई ऑर्बिटल आपका इन्वॉल्व होता है और जहाँ पे आपका इस तरीके से बिहेवियर शो होता है। तो यूजुअल जैसे ये हो गया आपके पास में, और भी अगर मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँ, इसमें हो गया SO3 में हो गया, SO3 स्पीसीज भी आपका किस कितना बिहेव करती है, पाई बॉन्ड होने की वजह से आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैरेक्टर शो करती है। एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिसमें आपका कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको भी देख लो अगर आप चाहे तो। CO2 है, CO2 को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है आपका CO2 के अंदर में, ऑक्सीजन के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है मेरे पास में जहाँ पे CO2 जो होता है आपका, जिस पर पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की वजह से, जबकि जो जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी हो, तो उसकी वजह से इसके पास में कैसी प्रॉपर्टी आती है आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी आती है। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लोन पेयर है, कार्बन के सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड आपका टूटेगा यहाँ पे और ये फॉर्म करेगा आपका इस तरीके से C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, O ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये प्रोटॉन को खींचेगा और ये फॉर्म करेगा आपका ये। तो ये क्या है आपका, दैट इज योर H2CO3 विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर भी आपके पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जनरेट हुआ है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका और स्पीशीज रहेगी दैट इज फ्री रेडिकल। ठीक है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट में भी डिस्कस करते हैं क्या होता है करके, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा उसको देखेंगे कि जानेंगे कि फ्री रेडिकल के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में देखिए कौन कौन सी क्लासेस हमने पढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे इनका एप्लीकेशन, किस तरीके से यूज़ होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, किस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।